समझ इतनी बनी है शिक्षा को लेकर के कि बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा सा कोई रोजगार मिल जाए, बिहार पुलिस चला जाए, आर्मी बन जाए, कोई नौकरी चाकरी हो जाए, पढ़ लिख करके कोई क्रांतिकारी हो जाए, कोई बुद्धिजीवी हो जाए, कोई पत्रकार हो जाए, लेखक हो जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। इंजीनियर की तरफ थोड़ा सा हुआ है, लेकिन डॉक्टर का नाम सुनते ही दांत ही लग जाता है। भाई 50-60 लाख रुपया खर्चा कहाँ से होगा? तो किसी तरह डिप्लोमा करा ले, पॉलिटेक्निक करा ले, बीटेक करा ले, क्लियर बनता चला जाता है। ये जो हमारे बहुजन समाज का जो सोच है वो कारण क्या है? हमारी आर्थिक स्थिति भी है और हमारी दृष्टि जो है, हमको देखने का जो दूरदृष्टि है, जिसको कहते हैं हम बहुत दूर तक देख सकें, वो नहीं देख पाते हैं। जबकि संभावनाएं हैं, आप ना चाहते हुए भी मोबाइल रखते हैं, आप अपना जेब का पैसा जो पढ़ाई में खर्च करना था या किसी अन्य अच्छी चीज़ों में खर्च करना था वो नहीं करते हैं, लेकिन अपना डेटा बढ़ाने के लिए मोबाइल का जो डेटा होता है, डाटा बोलते हैं, हाँ डाटा, MB सब जो बढ़ाते हैं वही, इसके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, पैसे की जुगाड़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका अधिकार होना है, जहाँ आपको अपनी मान मर्यादा सम्मान की बात करनी है, जहाँ हिस्सेदारी लेने की बात है, तो बहुत सारे अभी हमारे बहुजन समाज का परेशानी ये है, चुनाव के दौर में आए तो वोट के समय हम पैसा ढूंढते हैं, कोई सांगठनिक खर्च हो, काम हो, तो कई ऐसे हमारे लोग हैं जो वहाँ बैठक है, व्यवस्था क्या है, जाने का व्यवस्था क्या है, खाने का व्यवस्था क्या है, हम इस तरफ देखते हैं। नौगछिया में मीटिंग होनी है तो बिहपुर के तरफ लोग के जो हैं, बिहपुर प्रखंड खड़ी के, वो नहीं जाना है, सर 20 रुपया खर्चा हो जाएगा, 50 रुपया खर्चा हो जाएगा। भागलपुर में मीटिंग हो जाए 100 रुपया खर्चा, सर कैसे जाए? अब मीटिंग यहाँ हो रही है, नौगछिया, गोपालपुर, इस्माइलपुर के तरफ के साथियों को जो कहा, यही समस्या उधर का है। देवघर जाना हो, बोलबम जाना हो, दौड़ते हुए जाएगा, पीठ में झुंझुना बांध लेगा, घुंघरू जो बैल जानवर सब बांधता है, बांधा जाता है, ऐसा बांध करके पीठ पे दौड़ते हैं, चिल्ला के दौड़ते हैं, अंधेरे में दौड़ते हैं, एकदम गंगा के किनारे चल जाएगा अगवानी, वहाँ से पैर में कांटा, कंकड़, पत्थर क्या गड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, भांग धतूरा खाएंगे, दौड़ेंगे। लेकिन जब हम कोई बुद्धि विवेक की बात करेंगे, जब कोई संघर्ष की बात करेंगे, तो आपको नींद लगेगी, आप जगना नहीं चाहेंगे। ठीक, अभी हमारे साथी भाई रविंद्र जी कह रहे हैं कि कोई जरा तामझाम वाले लोग आ जाएं यहाँ तो भीड़ बढ़ जाएगी। होना जाना कुछ नहीं, 75-76 साल हो गए इस आज़ादी के बाद, वही नेता आएंगे, वही डायलॉग मारेंगे, फिर नेता के पीछे पड़े रहेंगे, उसका लाभ नहीं मिल रहा। लाभ मिल रहा, देख लीजिए अभी ये समस्या आपके सामने है, जिसके पीछे आप दिन रात घूमते हैं। तो ये समस्याओं का निदान कहाँ? ये समस्या तो है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, और जो भी हैं तो छात्र स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग ऑनलाइन पर लगे हुए हैं। और पूरा जो देखेंगे, एक मुद्दा लेना चाहिए छात्रों को कि आप जब परीक्षा में जो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो देखेंगे क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन आउट करने का माफिया कौन है? ये सारे कोचिंग सेंटर जो पटना में बैठकर चलाते हैं, दिल्ली में बैठकर, वो माफिया है। वही कोचिंग सेंटर वाले सेटिंग करते हैं। नहीं तो एक छात्र कहाँ से 5 करोड़ रुपया सेटिंग करेगा? तो 5,500 10,000 छात्रों को एक साथ ऑनलाइन पढ़ा रहा है, 1-1 लाख लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है, सेटिंग है ना। तो 1 लाख ऑनलाइन पढ़ रहा है और 1 लाख लोगों को एक साथ हम दे देंगे क्वेश्चन, तो 1 लाख लोगों से पैसा पहले खींच लिया जाता है। और इतना सीक्रेट होता, सबको अपना लोभ है, भाई हम परीक्षा देंगे, हमको मिल जाएगा, कौन इसको बोलेगा?
का निजीकरण करना है। शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा से रोजगार उत्पन्न हुआ, शिक्षा से हम पैसा कमाएंगे, ये बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं वो चाह रहे हैं। अरबों रुपए का चल रहा है बायजूस करके एक संघ पढ़ाने का सिस्टम है। वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें उतना करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? एक शिक्षण संस्थान वहाँ इतना पैसा कहाँ से लाता है? तो निश्चित तौर से हमारे इस मुल्क में जो मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा अपर मिडिल क्लास फैमिली है और जो हायर फैमिली है, वो लोग मिडिल क्लास तो अपना ज़मीन जगह बेच कर भी किसी तरह शिक्षक का नौकरी, आर्मी का नौकरी, इधर उधर कुछ है उससे काम चला लेते हैं और पैसा वहाँ भेजते हैं। कुल मिलाकर के इस देश के अंदर लगातार रोजगार का सृजन होने की जगह रोजगार घट रहा है। हमारे यहाँ से चंद्रयान चंद्रमा पे पहुँच रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग भूखमरी में हैं। 5 किलो अनाज उनको नहीं नसीब होता है और वो सरकार के भरोसे भिखमंगा बनकर बैठे हुए और लाइन लगाए रखे हैं 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो गेहूँ चावल के लिए। तो ये जो समस्या है गांव का समस्या, क्या छात्रों से अलग है क्या? वो समस्या भी छात्रों का है, क्योंकि छात्र आप घर से हैं, आपके पिता किसान है, आपके भाई किसान है, मजदूर है, आपकी माँ खेतिहर कटनी बन्नी करने जाती है, मार्केट में सब्जी बेचने जा रही हैं। तो समस्या ये छात्रों का है। छात्र का समस्या कोई विशेष अलग से नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका आर्थिक स्थिति अगर आपके घर की अच्छी नहीं है तो आप पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ये लगता है, बहुत सारे सिर्फ साथी हमारे थे, नौकरी कर लेंगे ना गौतम जी तो हम बहुत आंदोलन करें, आपको मदद भी करेंगे। शादी हो गई, फोन नहीं उठाता है। पूरा लगातार हम लोग आंदोलन और कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह मुहिम चला रहे हैं। जो लोग थोड़ा सक्षम है उससे मांगते हैं, 25 लोगों से मांगे, 3 लोगों ने यहाँ हमें सहयोग किया आर्थिक रूप से। यहाँ बैठे दिलीप जी, पिंटू जी हैं और नीरज जी यहाँ पर। ये परेशानी है कि हमारे समाज के लोग जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो पीछे घूम के नहीं देखते, बल्कि वो उसी लोगों के साथ चले जाते हैं जिससे हमारी लड़ाई है। हमको अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, हमको अपने समाज के जो जागरूक लोग हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो जो समस्या आपके सामने आज है, तो पहले भी तो नारा दिया गया ना लोहिया के समय में, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये कांग्रेस के समय में भी ये आंदोलन चला और हम बीजेपी के भी समय में यही आंदोलन चला रहे हैं। मनमोहन की सरकार में हम शिक्षा अधिकार कानून 2009 का विरोध कर रहे थे, कपिल सिब्बल से शिक्षा मंत्री थे। आज देश का शिक्षा मंत्री को उसको मालूम है, सब नरेंद्र मोदी में फिट है। मालूम है शिक्षा मंत्री देश का कौन है? कोई छात्र बताएंगे इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है? सोच लीजिए। और वही स्थिति आज यहाँ है कि हम फिर उसी चीज को हमेशा लड़ रहे हैं। वो NEP ले आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नाम रखा राष्ट्रभक्त। ये राष्ट्रभक्ति, ये देशभक्ति, ये झंडा तिरंगा और उसके बाद दंगा, ये कौन समझेगा? ये छात्रों को समझने की जवाबदेही है। और हम समझेंगे साथ में जब बैठेंगे, एकत्रित होंगे। मोबाइल सबके पास है। आज कौन भोजपुरी का गाना रिलीज हुआ आपको मालूम होगा, लेकिन इस देश में चंद्रयान के नाम पर पूरे देश में होम जाप करवाया गया, हवन करवाया गया। अरे अगर तुम्हारे होम जाप हवन करने से ही चंद्रयान उस पर चले जा रहा था तो तुम्हारे बाप दादाओं ने भेजने का काम क्यों नहीं किया? वो नहीं हुआ। लेकिन जब एक विज्ञान अपनी उपलब्धि पर चंद्रयान में जाता है, हालांकि बहुत सारे उनके जो कामगार लोग हैं उन लोगों को अभी तक सैलरी ठीक से नहीं मिली। दूसरा पहलू ये भी, चंद्रयान पे अगर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है तो हमारे घर में नमक खाने से लेकर के
हमारे घर में जो लोगों को मरते हैं उसका जो कफन है, उस कफन तक का टैक्स है, और उस टैक्स के माध्यम से चंद्रयान चांद पे पहुंचा है, ना कि किसी मोदी के बाप के घर पे पहुंचा गया। ये कौन समझने का काम करेंगे? वो तो आपको तिरंगा यात्रा घुमाएंगे। और जो छात्र संगठन है उसको थोड़ा सा आंदोलनकारी होने की जरूरत है। अगर आप आंदोलनकारी नहीं होंगे तो ये लड़ाई, जो साथी कह रहे थे कि 2024 की जो लड़ाई है वो निर्णायक लड़ाई है। 2024 के बाद फिर इस देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। और जिस तरह से हमें हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत बोया जा रहा है, तो इस मुल्क में हम जो पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, हमारे इस मुल्क में 85% से अधिक जनसंख्या है, तो हमारा जो 85% हिस्सेदारी होना चाहिए वो कहाँ है? हमारे लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए नौकरी में, वो जो आरक्षण हमें मिला है 49.5%, वो 49.5% क्या हमने टारगेट को पूरा किया है? नहीं। अभी कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी वहां बोला कि ये जो सेक्रेटारिएट जिसको आप कहते हैं कार्यपालिका में सारे